नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशन पर। आज हम एक नए वीडियो के माध्यम से बीएड 2024 में आए हुए हिंदी भाषा के पीवाईक्यू को हल करने वाले हैं, जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम में होता है। ठीक, तो हम ऑलरेडी 2025 का पीवाईक्यू हल कर चुके हैं 3 वीडियो के माध्यम से, और एक वीडियो में हमने कोई 15 क्वेश्चन जो है 2024 का भी हल कर लिया है। ठीक, तो अब हम चलेंगे आज से क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है, ये जो हम पीडीएफ पढ़ा रहे हैं, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से मिलेगा? आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक, आप और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ से मिलेगा? तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको उपलब्ध करा देंगे। आप वहाँ से चले जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ पर जो भी बीएड से संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे या बहुत सी आपको जानकारियाँ जो आप नहीं चाहेंगे बावजूद उसके मिलती रहेंगी। और वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं तो आपस में हेल्दी कन्वर्सेशन भी करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। ठीक, तो इसलिए आप उससे ज़रूर जुड़िएगा। और हम क्वेश्चन नंबर 65 तक देख चुके हैं, तो आज एक नए वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 66 से शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक, एक दिन में हम 15 वीडियो ही कराते हैं, क्योंकि उसका कारण यह है कि हम कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन हल कराते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल और केवल आंसर करके आगे निकल गए, नहीं। ज़्यादातर चैनलों पर यही होता है, लेकिन हम यह नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि जैसे कोई आंसर है तो वह आंसर क्यों है, बस इसकी जानकारी हम देंगे। ठीक, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 66 क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है। ठीक, निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि जब भी गलत है या नहीं है ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो क्वेश्चन में, आप तुरंत उसको अंडरलाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप विकल्प पढ़ने की तरफ बढ़ते हैं आगे, ये ध्यान से उतर जाता है कि नहीं है पूछा है या सही है पूछा है। ठीक, गलत है पूछा है कि सही है पूछा है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं। या आपको जैसे होते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक, तो जैसे ही ये चीज़ें मिले तो आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए। अब चलते हैं विकल्पों की ओर। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। हाँ, बिल्कुल हो जाती है। इससे यह जानकारी मिलती है, संज्ञा की जो है वो जो है सीमा हमें विशेषण से पता चल जाती है, उसकी विशेषता पता चल जाती है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। बिल्कुल, जैसे कोई वस्तु है या फिर व्यक्ति है या कोई स्थान का नाम दिया हुआ है, किसी शहर का, ठीक, किसी गांव का नाम दिया हुआ है, तो वह संज्ञा कहलाती है। और उसकी मर्यादा को जो बताए, ठीक, उसकी मर्यादा को जो बताए, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे राम आम खाता है। ठीक, तो यहाँ खाना जो है वो उसकी मर्यादा बता रहा है, किसकी? राम की मर्यादा बता रहा है कि वह आम खा रहा है। ठीक, परिचित करा रहा है खाने से। ठीक, तो ऐसी स्थिति में यह भी आंसर सही है। ठीक, प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों हो सकते हैं। हाँ, एक ही शब्द जो होता है वो विशेषण और विशेष्य दोनों हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, विशेषण शब्द सदैव विशेष्य से पहले, ये एक्सट्रीम वर्ड है, सदैव हो गया। ठीक, कभी भी, ठीक, कभी प्रयुक्त नहीं होता। ये ऐसे शब्द होते हैं जो एक्सट्रीम होते हैं। जैसे ही ये शब्द दिखे, इनको आप तुरंत गलत काट दीजिएगा, और गलत ही पूछे हैं तो यही आंसर सही है कि विशेषण सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता नहीं, ऐसा नहीं है। विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त बिल्कुल नहीं है। विशेष्य के बाद भी प्रयुक्त होता है और विशेष्य के पहले भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्या है क्वेश्चन? क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? जैसे मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, पहली चीज आप समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे यह क्वेश्चन ही ज्यादातर लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। जैसे दिया हुआ है कि शुभम आम खा रहा है। ठीक, ये हमने बता दिया, आपको कह दिया। ठीक, अब आप गौर करिए कि यहाँ दो क्रिया हो रही है। एक खा, खाना, शुभम खा रहा है, और बर इस वाक्य को पूरा कौन कर रहा है? खा रहा है। एक एक इसको
केवल इतना नहीं है कि आम खाया है, ठीक, इतना सा नहीं है, बस ये भी बता रहा है कि खा रहा है। तो अर्थात एक तो वो अभी भोजन ले ही रहा है और साथ में उसको अभी कंटिन्यू किए हुए है, ठीक, भोजन को अभी कंटिन्यू किए हुए है। तो ये इसको भी बता रहा है, मतलब एक तो क्रिया को बता रहा है और क्रिया की सहायता की भी कर रहा है उसके वाक्य को स्पष्ट करने के लिए। तो यही होता है सहायक, ठीक, यही होता है सहायक क्रिया। बस इसी को पूछ रहे हैं। जैसे सुरेश चिल्ला रहा है, तो चिल्लाना एक क्रिया हुई, रहा है इसकी एक सहायक क्रिया हो गई। तुम खेल रहे हो, तो रहे हो क्या है, रहे थे, तो ये क्या हो गई, यह सहायक क्रिया हो गई। बस इतना सही पूछ रहे हैं। जब मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली, अर्थात भोजन ये क्रिया है लेकिन उसको स्पष्ट कौन कर रहा है, एक दूसरा शब्द उसको स्पष्ट कर रहा है, वो तो वही है सहायक क्रिया, ठीक। तो यह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सहायक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बोलो, आंसर दो इसका। इसका आंसर क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया। क्यों होगा पूर्वकालिक क्रिया, ये भी समझ लेते हैं। देख रहे हैं, अब पढ़कर क्या होगा, एक तो क्रिया हो रही है कि अब पढ़कर, हम कहने का मतलब हमने अब पढ़ाई कर ली है या पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा क्या है, क्या होगा, तात्पर्य क्या है कि यदि एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया शुरू कर की जा रही हो तो यही होता है पूर्वकालिक क्रिया। यदि एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया करने वाले हैं आप तो वही होती है पूर्वकालिक क्रिया। उदाहरण से ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा, जैसे वह स्नान कर के भोजन करेगा, ठीक, ठीक। हम खेल कर भोजन करेंगे, ठीक। अब देख रहे हैं यहाँ, अब जरूर देख रहे होंगे, दिख रहा होगा आपको कि एक क्रिया हो गई स्नान, दूसरी क्रिया हो गई भोजन, मतलब भोजन करेगा, वो खाएगा, ठीक, भोजन करना, ठीक, खाना, ये दूसरी क्रिया हो गई। एक क्रिया हो गई खेलने, करके कहने के मतलब पहले ये करेगा, ठीक, पहले ये करेगा, एक क्रिया कर लिया, अब उसके बाद दूसरी क्रिया की तरफ जाएगा, खेल कर, अर्थात हम पहले एक क्रिया कर लेंगे फिर दूसरी क्रिया पे जाएंगे, तो यही होती है पूर्वकालिक क्रिया। अब पढ़कर, एक तो ये हो गया पढ़ना, क्या होगा दूसरा, ठीक, दूसरी क्रिया, तो यही है पूर्वकालिक क्रिया। क्लियर, जरूर क्लियर हुआ होगा। हम इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। वह पढ़कर क्या हो, अब पढ़कर क्या होगा, वो पूर्वकालिक क्रिया है। जब कर्ता का क्रिया समाप्त कर, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक होती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि इसने नहाने की क्रिया समाप्ति के साथ ही भोजन करने की क्रिया का बोध होता है, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में लिंग की पुष्टि से असंगत युग्म है। कहने का तात्पर्य, यहाँ दो शब्द जो दिए गए हैं एक ही ऑप्शन में, वहाँ एक दूसरे के अपोजिट लिंग दिए गए हैं, एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग है, तो वही क्या दोनों शब्द एक दूसरे को सही से निरूपित कर रहे हैं। लेखक का क्या लेखिका होता है, बिल्कुल होता है। चूहा का क्या चूहिया होता है, तो हाँ होता है। टोकरा का क्या टोकरी होता है, टोकरी, छोटी की मात्रा, वाक्य ही अशुद्ध है। पतीला का क्या पतीली होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ टोकर का टोकरी होगा, बड़ी की मात्रा रहेगी, ठीक, इसलिए यह गलत है, इसलिए यह गलत है। आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ छोटी की मात्रा है जबकि यहाँ बड़ी की मात्रा होना चाहिए, देख रहे हैं।
इसीलिए यह गलत है। और क्या पूछा है? असंगत, गलत ही पूछा है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 70? मन गढ़ंत, शिष्टता और घबराहट, इन शब्दों के लिंग को बताइए। तो ये जो 3 शब्द दिए गए हैं, मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट, यही पूछ रहे हैं कि इसका क्या जो इसका लिंग बताइए। ये जो तीनों शब्द दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों का लिंग बताइए। क्या मनगढ़ंत पुल्लिंग है? तो मैं आपको बताऊं तो मनगढ़ंत जो है ये पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों हो सकता है। ठीक, मनगढ़ंत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो सकता है। शिष्टता स्त्रीलिंग है और घबराहट स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग नहीं, केवल पुल्लिंग नहीं होता, केवल स्त्रीलिंग नहीं होता। क्या तीनों स्त्रीलिंग है? नहीं, ये पुल्लिंग भी हो सकता है, मनगढ़ंत पुल्लिंग। तो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों हो सकता है मनगढ़ंत। तो ऑप्शन देख रहे हैं ना, डी ऑप्शन, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक, चलते हैं। क्यों? आप हो सकता है कि आप न समझ पाए, फिर से कह रहा हूं कि मनगढ़ंत पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों हो सकता है, इसीलिए बाकी के तीनों आंसर गलत है और लास्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा? आप सब जानते हैं, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। तो चिड़िया का सही शब्द क्या होगा? चिड़िया। हाँ, चिड़िया ही होगा। ए। क्या चिड़ियो होगा? नहीं होगा। क्या चिड़ियो होगा? नहीं होगा। क्या चिड़िए होगा? नहीं होगा। चिड़िया का बहुवचन होता है चिड़िया। ठीक, चिड़िया। जिन विभक्ति रहित स्त्रीलिंग संज्ञाओं में या आता है या के ऊपर चंद्र बिंदु लगते हैं, उनका बहुवचन बनता है। ठीक है, तो या जो स्त्रीलिंग संज्ञाओं में जब या आ जाए लास्ट में, स्त्रीलिंग की कोई संज्ञा दी गई है, जैसे लड़की है, स्त्रीलिंग है, लड़की शब्द ही स्त्रीलिंग है। ठीक, तो अगर उसमें या आ जाए लास्ट में तो वह क्या हो जाएगी? बहुवचन हो जाएगी, लड़कियां। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 72 की ओर। क्या है क्वेश्चन? मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? क्या वो बहुवचन है? क्या वो एक वचन है? क्या वो नित्य बहुवचन है? क्या वो नित्य एक वचन है? तो पहले यही क्लियर हो जाए कि नित्य एक वचन क्या होता है। तो नित्य एक वचन जो होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा, यदि वो कहीं भी लिखे गए हैं तो वो बहुवचन होते ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके आगे पीछे कहीं पे बहुवचन कहीं पे एक वचन हो जाएगा, नहीं, वो हमेशा और हमेशा बहुवचन की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए उनको नित्य बहुवचन कहा जाता है। कुछ शब्द देख लो ध्यान में, जैसे एक तो यही हस्ताक्षर ही हो गया, हस्ताक्षर। ठीक, एक हो गया जैसे प्राण। ठीक, एक हो गया जैसे आंसू। ठीक, ऐसे ही बहुत से शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन के ही श्रेणी में आते हैं, तो उन्हें इसीलिए नित्य कहा जाता है, नित्य बहुवचन। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नित्य एक वचन में आते हैं, इसलिए उनको नित्य एक वचन कहा जाता है। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या है? 72 का नित्य बहुवचन। क्यों है मैंने बता दिया। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो लगातार, जो हमेशा और हमेशा आपको बहुवचन में ही दिखेंगे। ठीक, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 73? वचन के आधार असंगत युग्म हैं। वचन के आधार असंगत युग्म है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो वचन दिए गए हैं, यहाँ एक वचन का बहुवचन क्या सही से दिया गया है कि नहीं, बस इतना सा पूछ रहे हैं कि एक वचन का बहुवचन दिया गया है वह सही है कि नहीं। क्या बिल्ली का बिल्लियां होगा? बिल्कुल होगा भाई। क्या पेड़ का पेड़ों होगा? ये थोड़ा सा मुझे अलग सा लग रहा है, पेड़ों नहीं 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 नहीं। खंभा खंभे बिल्कुल सही, रस्सी रस्सियां बिल्कुल सही। तो ये तीनों सही हैं। पेड़ का पेड़ ही होता है, या बहुत से पेड़ हो सकता है, लेकिन पेड़ों नहीं होगा। पेड़ों शब्द आप नहीं सुने होंगे, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ। ठीक, पेड़ पेड़ों वचन के आधार पर असंगत युग, क्योंकि पेड़ का बहुवचन शब्द पेड़ ही होता है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ।
सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, दिए गए वाक्य की काल पहचानिए। तो जो वाक्य दिया गया है इसका काल पूछ रहे हैं कि ये कौन से काल में रखा जाएगा इस शब्द को, ठीक है, यहाँ कौन सा काल प्रयोग किया गया है या आया हुआ है, यही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे पहले काल ही समझ लेते हैं, इसका काल ही समझ लेते हैं। तो काल का तात्पर्य होता है क्रिया जिस रूप में कार्य होने का समय पता चले। कहने का तात्पर्य क्रिया होने के दौरान का जो समय बतलाता है वही होता है काल। जैसे कल आप जाएंगे, कल आप जाएंगे, तो जाना एक क्या हो गई, जाना क्रिया हो गई, जाना क्रिया है, जबकि कल जो है यह समय है। सोच सकते हैं ना, ये समय है, कल आप जाएंगे, तो यह जो समय बतलाता है ना वही होता है काल। जैसे वह पढ़कर आ रहा है, यह क्या हुआ, समय बतला रहा है कि वह आ रहा है, इसी वर्तमान में ही अभी आ ही रहा है, ठीक है। तो यह क्या हो गया, यह हो गया काल। और काल के 3 भेद होते हैं, आप सबको पता है, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। और भूतकाल के भी कुछ भेद होते हैं। काल के 3 काल होते हैं, आप सबको पता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। तो भूत के भी कुछ काल होते हैं। जैसे भूतकाल के अगर हम कालों की बात करें तो हाँ, अब ठीक है, भूतकाल, ठीक। तो भूतकाल का एक होता है सामान्य भूतकाल, ठीक, एक होता है सामान्य भूतकाल, एक होता है आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। हो सकता है आपको ना दिखे लेकिन मैं बोल रहा हूं तो आप वो समझ जाइएगा। होता है तीसरा पूर्ण भूतकाल, ठीक, और चौथा होता है अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, ठीक। पांचवा होता है संदिग्ध भूतकाल, छठा होता है हेतु हेतु मद भूतकाल, ठीक। छठा होता है हेतु हेतु मद भूतकाल और पांचवा होता है संदिग्ध भूतकाल। तो सामान्य पहले यही 3 ही हम ज्यादातर देखेंगे, ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा। एक तो होता है सामान्य, एक होता है आसन्न और एक होता है अपूर्ण भूतकाल, ठीक। अब अपूर्ण भूतकाल यही हम 3 देख लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। जब क्रिया के समाप्त होने का समय निश्चित ज्ञान ना हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जब क्रिया के समाप्त होने का समय निश्चित ना हो या निश्चित ज्ञान ना हो तो उसे ही उदाहरण से ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। जैसे राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, ठीक। अब आप देख रहे हैं उसने खाना खाया, क्या वो उसने अभी खाया, क्या वो 8 बजे खाया, क्या 3 बजे खाया, नहीं। इनमें से कोई कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो निश्चित ज्ञान करा दे कि उसके समय का, कि इसने इतने बजकर इतने मिनट पर खाया, सुबह खाया, शाम को खाया, दोपहर में खाया, ठीक, अभी अभी खाया। यह निश्चित कोई समय नहीं बतला रहा है, बस इतना सा बता रहा है कि कोई खाया, एक समय हो गया उसको खाए हुए, लेकिन वह खाना खा लिया है, राम ने खाना खा लिया, बस इतना ही बतला रहा है। तो यह हो गया सामान्य भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है, जिससे पता चले कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई, जिससे पता चले कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, तो यह होता है आसन्न भूतकाल। जैसे वह अभी सॉरी अभी खेल कर आया है, ठीक, वह अभी अभी खेल कर आया है। तो अभी अभी जो शब्द है यह क्या बतलाता है कि यह तुरंत अभी अभी समाप्त हुई है घटना, यह होता है आसन्न भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, जिससे पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी पर पूरी नहीं हो पाई, अपूर्ण हो गया। पूर्ण क्या हो गया, जिससे पता चले कि कार्य बहुत समय पहले ही समाप्त हो चुका है, तो वह हो गया पूर्ण भूतकाल। ध्यान में रखिएगा, ठीक। मुझे पता है कि हो सकता है इसमें बहुत अच्छा से आप न समझ पा रहे हो, लेकिन आप, मैं फिर से एक बार सारी चीजों को बतला रहा हूं, आप इसको जरूर लिखिएगा।
मैंने कहा कि भूतकाल के बहुत से प्रकार होते हैं, 3 से 4 प्रकार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। पहला होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा होता है आसन्न भूतकाल, तीसरा होता है पूर्ण भूतकाल, चौथा होता है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा होता है संदिग्ध भूतकाल, छठा होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक, तो जब क्रिया समाप्त होने का समय निश्चित ज्ञान न हो, कहने का मतलब जब कार्य हुआ उस समय का निश्चित ज्ञान ना हो, तो वह होता है सामान्य भूतकाल। जैसे राम ने खाना खाया, अभी हमने समझाया कि वह खाना तो खाया, लेकिन कब खाया इसका निश्चित ज्ञान नहीं है, तो ऐसी दशा में वह सामान्य भूतकाल है। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल से क्या तात्पर्य है कि जिससे पता चले कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई। जैसे आप ये क्वेश्चन ही देख लें, अगर शांति मिली है तो कहने का मतलब वो अभी अभी तुरंत आ रहा है, इसीलिए उसे शांति मिली है शब्द दिया हुआ है। ठीक है, तो यह कैसा हुआ, आसन्न भूतकाल हुआ। कहने का पता पर फिर से, जिससे पता चले कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई तो आसन्न भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, जिससे पता चले कि कार्य बहुत समय पहले ही समाप्त हो चुका है, वह होता है पूर्ण भूतकाल। जिससे पता चले कि कार्य बहुत समय पहले, जैसे उदाहरण के रूप में वह जा चुका है, तो यह कैसा हुआ, अब वो बहुत पहले ही जा चुका है, जा चुका है, तो इसका मतलब वो पहले ही जा चुका है, यह हुआ पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या है, जिससे पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, पहले वह क्रिया तो हो रही थी पर उस दौरान वह पूरी ना हो सकी। जैसे बच्चे खेल रहे थे, ऐसा नहीं है कि अब नहीं खेल रहे हैं, पर उस दौरान जब हमने देखा था उस दौरान बच्चे खेल रहे थे। क्लियर, जरूर क्लियर हुआ होगा। तो सत्संग जाने के बाद मन को शांति मिली है, आसन्न भूतकाल। ठीक, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल अभी बताया कि पहले क्रिया हो रही थी पर अभी हो रही है कि नहीं यह नहीं पता चलता। ठीक है, उस समय पूरी नहीं हुई थी जब आपने वह क्रिया देखा था। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के पक्ष में भेद का सबसे अच्छा विकल्प है, भेद का। ठीक, तो चलते हैं, देखें हैं कौन सा 4 विकल्प है जो भेद का सबसे अच्छा विकल्प है, देख लेते हैं हम। तो अब देख लेते हैं हम। अब तक बच्चे काफी घूम चुके हैं, बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, शांत मन से क्वेश्चन को देखिएगा। अब तक बच्चे काफी घूम चुके हैं, ये आप जैसे आप किसी को बतला रहे हो, आप खुद को स्थान पर रखिए और सोचिए कि आप एक टूर पे गए हैं, एक टूर पे गए हैं और आप टीचर हैं। आप किसी सहायक टीचर से, किसी अन्य टीचर से बतला रहे हैं या बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, आप स्वयं कह रहे हैं कि अब बच्चे काफी घूम चुके हैं, मैं बोल दिया। ठीक, तो इससे क्या तात्पर्य निकल गया, क्या भेद निकल के आ रहा है, क्या ये अभ्यास का कहीं से यहाँ द्योतक हो रहा है, क्या यहीं कहीं से अभ्यास का प्रकट हो रहा है, अभ्यास दिख रहा है, नहीं। क्या यह सातत्य बोध हो रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ पूर्णता का द्योतक हो रहा है, हाँ, यहाँ पूर्णता का द्योतक हो रहा है। क्यों, क्योंकि अब तक बच्चे काफी घूम चुके हैं, अर्थात उनका घूमना पूर्ण हो गया है, बहुत सारा वो घूम चुके हैं, अब चलते हैं। ठीक, यहाँ पूर्णता का द्योतक हो रहा है, नित्यता का द्योतक नहीं, नित्यता का द्योतक यहाँ नहीं हो रहा है। ठीक, नित्यता का द्योतक वो होता है जो नित्य हो रहा हो अभी, जैसे उदाहरण के रूप में। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलो हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। दिए गए अब तक बच्चे काफ़ी घूम चुके हैं में कार्य का पूर्ण होना प्रदर्शित होता है, वही अभी हमने आपको समझाया ना, यहाँ कार्य का पूर्ण होना प्रदर्शित हो रहा है। यह वाक्य पूर्णता द्योतक है, पूर्णता द्योतक है, पूर्णता द्योतक पक्ष। जिस वाक्य में क्रिया के समाप्त होने का बोध हो वहाँ पूर्णता द्योतक होता है। अभ्यास बोधक, वह क्रिया के स्वभाव वश में होने का सूचक होता है, क्रिया का स्वभाव वश में होने का। जैसे वह दिन भर पढ़ाई करता था तब परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, तो कहने क्या मतलब कि बहुत सारा अभ्यास किया तभी उत्तीर्ण हुआ। इसलिए कह रहे हैं आपको भी, आप वीडियो देखिए, अभ्यास करिए,
हमारे आंसर देने से पहले आप स्वयं आंसर अपने मन में दीजिए, इससे आपका ज़्यादा बेहतर अभ्यास होगा। ठीक, उसके बाद एक्सप्लेनेशन जो मैं कर रहा हूँ उसको आप सुनिए, भले ही बोरिंग लगे, मैं मान रहा, हो सकता है कि बोरिंग लगे, पर बहुत हेल्पफुल होगा। यही एग्जाम में आएगा, इसी कॉन्सेप्ट पर एग्जाम आता है, और कोई अलग से ऐसा कुछ नहीं आता। ये सब PYQ ही है। और किसी भी एग्जाम, यदि एग्जाम ताला होता है तो वह चाबी उसकी क्या होती है? PYQ। आप ये गांठ बांध लीजिए, कहीं पर लिख के टांग दीजिए कि सक्सेस होना है तो PYQ हल करना है। ठीक, तो सत्यता का बोधक, जैसे इसमें क्रिया के चालू रहने का बोध हो तो सातत्य बोधक होता है। ठीक, तो चलते हैं अब। जैसे राघव अच्छा नाच रहा है, ये सब आप समझ सकते हैं, पढ़कर भी समझ सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा समझाने जैसा नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। अकर्मक धातुओं से बनने वाला सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग, क्वेश्चन ही बहुत बड़ा दे दिए हैं, और जबकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग, ठीक, अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? तो पहले एक्सप्लेनेशन की तरफ हम देख लेते हैं, तो वही ज़्यादा बेहतर आपको समझ पाएगा। अकर्मक धातुओं से बनने वाला सदैव एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष की क्रिया भाववाच्य है। यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग एवं वचन में होने वाला परिवर्तन, फिर से देखिए, सुनिए, आंख बंद करके समझिए, फील करिएगा। यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग एवं वचन में होने वाला परिवर्तन कर्ता एवं कर्म दोनों के ही अनुसार नहीं हो, बल्कि भाव के अनुसार हो, तो वाक्य में प्रयुक्त वाच्य को भाववाच्य कह रहे हैं। जैसे हम फिर से एक बार देख लेते हैं। यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग एवं वचन में, कोई वाक्य दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी एक वाक्य दिया हुआ है, कुछ भी एक, उसके लिंग एवं वचन में होने वाला परिवर्तन कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार ना हो, कर्म के भी अनुसार, अर्थात कर्म से तात्पर्य क्रिया के अनुसार भी ना हो और कर्ता के भी अनुसार ना हो, बल्कि भाव के अनुसार ये सब बदल जाए। क्या बदल जाए? लिंग और वचन भाव के अनुसार बदल जाए, तो इसे ही भाववाच्य कहते हैं, इसे ही प्रयुक्त भाववाच्य कहते हैं। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या है? भाववाच्य। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, यहाँ देख रहे हैं अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया गया है, कौन सी शब्द पर? कानों सुनी। ठीक, तो इसी की बात होगी। जब अंडरलाइन दिया गया हो तो उसी की ही समझ लो कि बात होने वाली है कि कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। इसमें कारक पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर्ता का कारक है इसमें, क्या कर्म का, क्या करण का, क्या संप्रदायन कारक है, क्या कर्ता कारक है, क्या कर्म कारक है, क्या करण कारक है, क्या संप्रदायन कारक है? तो इसमें सही है सी, करण कारक है। उपर्युक्त वाक्य में दिए गए रेखांकित पद का कारक कारण कारक होगा, कारण कारक चिन्ह से, ठीक है, चिन्ह से, जो वाक्य में क्रिया के संबंध का बोध कराता है। जैसे कानों सुनी, कान से सुनी, देख रहे हैं ना, अब क्लियर हुआ होगा। जब कर्ता और क्रिया के बीच में कोई छुपा हुआ शब्द से आ जाए, से, ठीक, से, इलाहाबाद से लखनऊ, इलाहाबाद लखनऊ एक ही बात बोल दिया जाए, इलाहाबाद लखनऊ जा रहा हूँ, तो इसमें क्या हो गया? इलाहाबाद से लखनऊ जा रहा हूँ। ठीक, ठीक, तो से यहाँ पर आया, इसलिए यह करण कारक है। क्लियर? इसके बीच में से छिपा हुआ है, कानों सुनी, कानों से सुनी, तो यहाँ से छिपा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, इस वाक्य में रेखांकित पद का कारक क्या है? तो इसमें है संप्रदायन कारक। ठीक, जहां देने का भाव होता है को, जहां देने का भाव होता है को, ठीक, तो को जो आ जाए, जब को आ जाएगा तो वहां होगा संप्रदायन कारक। और अभी हमने बताया ना, जब से आ जाएगा, जब से आ जाएगा तो कौन सा होगा?
अभी ऊपर ही हमने बताया, आंसर करिए। करण कारक, जब से आ जाए तो करण कारक, और जब को आ जाए तो संप्रदायन कारक। तो यहाँ कौन सा होगा? संप्रदायन कारक। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, इस वाक्य में राजा द्वारा धन दिया जा रहा है, जहाँ देने का भाव होता है वहाँ को में संप्रदायन कारक होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ, जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? हमने आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ कि जब नहीं वगैरह आ जाए, ठीक है, नहीं आ जाए या सदैव आ जाए या ही आ जाए, ऐसे शब्द जब आते हैं इन्हें अंडरलाइन कर लेना चाहिए, ठीक। तो सदैव, सॉरी, उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है, कहने का मतलब इनमें से नाराज, लाचार, बेवकूफ, अगर आप गौर करें तो ये शब्द जो हैं उर्दू से बने हुए हैं, जबकि दू शब्द होता है, दू, दू का मतलब होता है दो, ये प्योर हिंदी का शब्द है। बला, कोई बला आन पड़ी, कोई समस्या आन पड़ी, ये भी एक हिंदी का शब्द है। नाराज उर्दू का शब्द है। लाचार, यहाँ जब लाचार शब्द आए, लाचार की हिंदी शब्द क्या होगा? विवश, ठीक, विवश होगा। जबकि बेवकूफ, ये भी उर्दू का शब्द है। यहाँ क्या होता है? बेवकूफ का हिंदी क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप सब हैं। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। तो दुबला, दुबला उर्दू शब्द नहीं है, दुबला है हिंदी। तो दू जो है और बला जो है, ठीक, ये जो है हिंदी का शब्द है, इसीलिए यहाँ पूछा है कि उर्दू का उपसर्ग नहीं है। तो पहली चीज उपसर्ग समझ लीजिए। उपसर्ग वही होता है कि मूल शब्द में यदि कोई पहले, मूल शब्द के पहले कोई अगर वर्ड आ जाए और उससे एक नया सार्थक शब्द बन जाए, ठीक है, कोई नया सार्थक शब्द बन जाए तो उसे ही उपसर्ग कहते हैं। जैसे ज्ञान एक मूल शब्द है, लेकिन अगर उसके सामने हमने वी उपसर्ग लगा दिया तो क्या शब्द बन जाता है? विज्ञान। ज्ञान अपने आप में पूर्ण शब्द है, पर हमने एक प्रत्यय लगा दी, ओ सॉरी, उपसर्ग लगा दिया। प्रत्यय तो बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, मूल शब्द के पहले। तो वही होता है, जो शब्द लगा वही शब्द होता है उपसर्ग। तो यहां कौन सा, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग है। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग? वी उपसर्ग। दू, दू मीन्स दू, बला मीन्स परेशानी, प्योर हिंदी है दोनों। तो अगर हमने इसको जोड़ दिया, इसमें बला के पहले दू नामक प्रत्यय लगा, उपसर्ग लगा दिया, तो एक नया शब्द बन। तो क्लियर हुआ होगा। तो हमने अभी अभी समझाया, जैसे विज्ञान में वी प्रत्यय, ऐसे ही दुबला में, और शब्द में प्रत्यय लग रहा है, ना भी प्रत्यय है, उपसर्ग है, सॉरी, ना भी उपसर्ग है, ला भी उपसर्ग है, बे भी उपसर्ग है, ठीक। लेकिन ये सब ही उर्दू के हैं, और वही पूछ रहा है कि कौन सा उर्दू का नहीं है। दो मीन्स यहाँ दिया गया है, दू का होता है अर्थ दो, या बुरा, या हीन, और शब्द है दुरंगा, दुनाली, दोपहरी, ठीक, दुबला, ये सब देख रहे हैं, इसमें दू प्रत्यय लगा हुआ है। बार बार प्रत्यय ही मेरे मुख से निकल रहा है। प्रत्यय में फिर से बता रहा हूँ, प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग जो है वो पहले लगता है। इन सब में उपसर्ग लगा है, दू उपसर्ग, ठीक, क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्या है? प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लो, प्रत्यय के क्वेश्चन आ ही गया, मेरे मुझसे बार बार निकल रहा था। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए ज़्यादा अच्छे से। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्या प्रा प्रत्यय है? क्या इक शब्द प्रत्यय है? क्या का प्रत्यय है? का देशिक प्रत्यय है? तो हम उपसर्ग आप देख रहे थे, तो मूल शब्द में पहले लग रहा था, मूल शब्द में पहले लग रहा था, लेकिन प्रत्यय बाद में लगता है, मूल शब्द के बाद में। जैसे उदाहरण के रूप में एक शब्द है समाज, शब्द है ना, अपने आप में पूर्ण है शब्द, इसमें हमने एक प्रत्यय लगा दिया। कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय लगा दिया, इक। तो शब्द क्या बन जाएगा? सामाजिक। जैसे आऊ एक अपने आप में पूर्ण शब्द है, और टिक भी एक पूर्ण शब्द है। टिक मीन्स टिकना, टिक जाना, ठीक है।
बने रहना, तो ये शब्द बन जाता है टिकाऊ। ठीक, तो प्रादेशिक में देशिक शब्द है। प्रदेश, प्रदेश एक शब्द है, प्रदेश ना, प्रादेश, प्रदेश, प्रदेश एक शब्द है, अपने आप में एक पूर्ण शब्द है। ठीक है, प्रदेश एक अपने आप में पूर्ण शब्द है, लेकिन उसमें हमने इक प्रत्यय लगा दिया तो वह क्या हो गया, प्रादेशिक हो गया। तो कौन सा प्रत्यय है इसमें, इक प्रत्यय। फिर से कह देता हूं कि उपसर्ग मूल शब्द के पहले और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगता है, बस इतना सा है। तो वो आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ना भी अच्छी लगी होगी तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ ही होगा, मुझे इसका पूरा विश्वास है। ठीक है, लेकिन अगर आपने यह क्लास कर लिया है तो इतना तो मैं कह सकता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो आपके 2026 में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम में अहम रोल निभाने वाला है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में ही क्वेश्चन आएंगे बार बार, हमेशा। और केवल नहीं कि बीएड एग्जाम के, नहीं, टेट सीटेट में भी जो क्वेश्चन आते हैं, इवन हिंदी भाषा के व्याकरण से कहीं भी क्वेश्चन आते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि संधि का ऐसा नहीं कि किसी और परीक्षा में कोई और नियम हो जाए, प्रत्यय और उपसर्ग कहीं और नियम हो जाए अलग अलग परीक्षाओं में, नहीं, इसी नियम पर क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है 81 से लेके 100 तक कोई क्वेश्चन हल कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।